हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग को इनकम फ्रॉम सैलरी का रिवीजन करना बाकी है, वो हम लोग करते हैं। That's something which comes at 2G speeds and goes away at 4G speed. That is your income. So first is income from your salary. So first head है ये हेड में आपको जो सीखना है इनकम फ्रॉम सैलरी में, सैलरी का जो बेसिक चार्ज है वो है 615। सो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 तक आपको सीखना है। तो सेक्शन 15 जो है वो चार्जेबिलिटी बताया है उसका, लाइक किस पे चार्ज करना होगा आपको सैलरी, वो आपको बताया है उसका बेसिक चार्ज। फिर सैलरी इज टैक्सेबल एट अर्लियर पॉइंट। कौन सा अर्लीस्ट पॉइंट? Due or receipt यस, ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। earlier. फिर हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि इंडियन कंपनी है फॉर एग्जांपल से, तो इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर 15 मई है, एग्जांपल 15 में है, तो इसका ड्यू डेट कभी हो जाएगा, सैलरी का ड्यू कभी होना चाहिए? 31st May को। यस, 31 मई को उसका ड्यू हो जाना चाहिए। बिकॉज कोई भी मंथ का अगर आप लोग सर्विस दे रहे हो तो ड्यू 31 मई को हो जाता है। दैट मीन्स आपका महीना खत्म हुआ तो आपको पेमेंट चाहिए उसका। सेम एज इट गुड है, कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ मुझे पेमेंट चाहिए। सेम यहाँ पे, लेकिन आपको सैलरी मिल कब रहा है? 10 जून को मिल रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है आप लोग वेट कर रहे हो 10 जून तक, हम नहीं वेट कर सकते। सो हमको 31 मई को ही आप टैक्स पे करो, बिकॉज ड्यू और रिसीवर इज अर्लियर। तो ये सिचुएशन में ड्यू पहले हो जाता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था इन एमएनसी कंपनी का कर लोगे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसका 5 अप्रैल है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इसका ड्यू डेट क्या है, ड्यू कभी होगा? 30th April। यस, ड्यू इसका 30 अप्रैल होगा, क्योंकि अप्रैल का मंथ मेरा जो खत्म होगा वो 30 अप्रैल को खत्म होने वाला है। लेकिन सैलरी तो मुझे पहले मिल रही है, 27 अप्रैल को ही सैलरी मिल रहा है यहाँ पे। सो ये सिचुएशन में ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, सो यहाँ पे आपको रिसिप्ट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने आपको दोनों 27। केसेस बता दिए। यस, ड्यू हो रहा है तो भी टैक्स पे करना है, रिसिप्ट होगा तो भी टैक्स पे करना है, मतलब जो सबसे पहले होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मीनिंग देखा था, फर्स्ट इज देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉय। फिर मैंने हम लोग को बताया था एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एग्रीमेंट साइन हो रहा है यहाँ पे। फिर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा हम लोगों ने, पेमेंट शुड बी इन द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? वर्किंग रहना चाहिए ना। ये सेम, हाँ वर्किंग होना चाहिए, लाइक फ्रीलांसर का जॉब नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर फ्री, मतलब अगर सबसे अपॉइंटमेंट लेटर आया है तो तुम इसमें कम लाइक बता सकते हो कि आपका सैलरी इनकम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिया था कि इसका प्रोफेशन जो है वो टीचिंग का है। ये पार्ट टाइम में नॉर्मल दूसरे क्लासेस में जाके अलग से पेपर चेक करते हो। अगर ये सर की बात करें तो एग्जांपल में, तो दोनों उनका अलग अलग है, पेपर चेकिंग करने का काम अलग है, पढ़ाने का काम अलग है। तो जो इनको टीचिंग का जो सैलरी मिलता होगा वो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट साइन हुआ होगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट हुआ है, एग्रीमेंट पे साइन हुआ होगा। लेकिन पेपर सेटिंग के लिए जरूरी नहीं है पेपर आएगा तो चेक करना है, टाइम रहेगा तो चेक करना है, सब फिक्स नहीं है ये। तो वो ये मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अदर। फिर नेक्स्ट हम लोग ने देखा इनकम फ्रॉम सैलरी का स्टार्टिंग में आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे 4 चीजें आपको पढ़नी है। मीनिंग हमने देखा 17(1) में। फिर डिडक्शन है 16 में, जहाँ पे हमारे पास कितने डिडक्शन अवेलेबल है? 3 3 डिडक्शन आते हैं, कौन से? standard deduction, entertainment allowance and professional tax। यस, एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आपको 50,000 फ्लैट डिडक्शन है जो सबके लिए है। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के डिडक्शन दिया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होंगे तो ही। प्रोफेशनल टैक्स का भी डिडक्शन हो रहा है अगर आपकी सैलरी से डिडक्ट हुआ रहेगा तो। उसके बाद अलाउंसेस देखे हम लोग ने, कौन से अलाउंस आप लोग को याद है, मेरा बोलना। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ट्रैवलिंग अलाउंस,
यस। DNS allowances. conveyance allowance, कन्वेंस, daily allowance, Traveling का मतलब ये then तो आप ये office याद ही रख office सकते हो wear तो। office wear allowances भी रहता है. हम्म। ओके, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या आ रहा है? Retirement benefits. So gratuity, graduate pension, रहेगा. leave Pension. encashment. यस। ओके, सो यहाँ पे जनरल पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं, दैट इज अगर सैलरी मिल रहा है या वेजेस मिल रहा है, बोथ आर टैक्सेबल। अगर आपको सैलरी मिल रहा है या मिलने वाला बाकी है, लेकिन मिलने वाला तो है, ड्यू और रिसिप्ट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे, वो आपको पता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर फॉरगोइंग ऑफ सैलरी है, जैसे कि अगर सैलरी नहीं आ रहा है फिर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉयर दे रहा है बट टाइम पे नहीं दे रहा है, बाद में कभी देगा बोल रहा है आपको। आप थक के जाते ही नहीं हो लेने के लिए, नहीं यार बस रहने दें, क्योंकि 2 साल से नहीं दिया। अगर आप एग्जाम्पल ले लो, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको 2 साल से सैलरी नहीं दी है, आप लोग नहीं मांग रहे हो, तो आपका गलती है, हम लोग आपको वेट नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्ली है ना, रिसिप्ट हो या नहीं हो हमको लेना देना ही नहीं है, हमारा ड्यू हुआ मतलब टैक्स लगेगा। फिर अगर आप लोग सैलरी सरेंडर कर देते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज हमने पूरा सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, अभी टैक्स क्यों दें? ठीक है। फिर हम लोगों ने 3 चीज़ें और डिस्कस की थी कि आपको सैलरी अगर रिसीव हो रहा है फॉर्मर से, प्रेजेंट से या प्रोस्पेक्टिव से, तो भी टैक्सेबल है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको कोई भी पैसा मिले कहीं से भी, पास्ट एम्प्लॉयर से मिले, प्रेजेंट से मिले या एडवांस सैलरी मिले, आपको कुछ भी मिले, आपको वो टैक्स पे करना है। फिर नेक्स्ट हम लोग को अलावेंसेस देखना है कि अलावेंसेस कौन सा टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल होगा, पार्टली एग्जेम्पशन है। पार्टली एग्जेम्पशन मतलब जो हम लोगों ने देखा था सेविंग बेसिस पे जो टैक्सेबल है, दैट मीन्स वो पार्टली एग्जेम्पशन है, और पार्टली एग्जाम टैक्सेबल बोल सकते हो आप उसको। फुल्ली टैक्सेबल में ये सब आया अभी, वो जो ट्रैवलिंग का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में कन्वर्ट किया वो लोगों ने, मतलब अभी तो फुल्ली टैक्सेबल है वो सब। लंच अलावेंस है, फुल्ली टैक्सेबल है। सिटी देख लेते हैं सैलरी। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे टैक्स में किधर भी आपको नेट सैलरी, नेट अमाउंट नहीं लेना है पूरे टैक्स में, पूरा ग्रॉस अमाउंट ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने वही बताया, ऑलवेज टेक ग्रॉस अमाउंट ओनली। अगर नेट दिया भी है अगर इन केस, तो आपको उसको एड बैक करके उसको ग्रॉस बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये? फिर Yes, उन्होंने ma'am. देखा था डीएनएस अलावेंस। इलेवेंस अलावेंस में इन्फ्लेशन के टाइम पे आपको जो मिल रहा है, ये सबको नहीं मिलता है, जिसको मिल रहा है उसकी बात चल रही है। इन्फ्लेशन के टाइम पे अगर मिला तो आपको फुल्ली टैक्स पे करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन हुआ तो सैलरी भी बढ़ा, ऐसा बोलते हैं ना, सो ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एम्प्लॉयर क्या सोच रहा है। एम्प्लॉयर बोल रहा है कि एम्प्लॉय ने मेरे इधर बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे उसको थैंक यू बोलना चाहिए। सो एम्प्लॉय बोल रहा है आप सिर्फ थैंक यू बोलोगे मुझे, 10 साल आपने काम किया या फिर जो भी है, 10 साल की नौकरी में आपने मुझे सिर्फ थैंक यू बोला, तो बोला ठीक है काम करो, आपको थैंक यू के अलावा मैं आपको 15 डेज लिख का एक्स्ट्रा आपको सैलरी पे करता हूँ एवरी ईयर, जितना भी आपने मेरे इधर काम किया है। तो इसने फिर थैंक यू बोला। तो ये किसकी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? एम्प्लॉयर क्या दे पे करने वाला है आपको? ग्रेचुटी। यस, gratuity ग्रेचुटी। fund. यस, ग्रेचुटी फंड का डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। पैसा आपका सेविंग हो रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग को देखना है कि ग्रेचुटी किसको किसको एलिजिबल है। अगर आपने कोई भी कंपनी में 5 साल अगर काम किया है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। कंटिन्यूस सर्विस रहेगा, तो देखिए नॉर्मल मार्केट में अगर आप देखोगे ना, बहुत कम लोग इतना टाइम रहते हैं 5 साल। इसके लिए ग्रेचुटी जल्दी लोगों को मिलता नहीं है, क्योंकि सब लोग स्विच कर देते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है एक ही कंपनी में रहोगे तो इंक्रीमेंट नहीं होता है, स्विच करते हैं लोग की, मतलब एक कंपनी में 1.5 साल रुकते हैं या फिर जो भी 1 साल रुकना है, फिर स्विच कर देते हैं वो लोग, तो ही सैलरी इंक्रीमेंट होता है अच्छा से।
जैसे फिर कंटिन्यूस ऑफ सर्विस होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी लाइक आपकी कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो ग्रेचुटी एक्ट में आनी चाहिए। ओनली आफ्टर लिविंग द जॉब, ये आपको जॉब छोड़ने के बाद मिलेगा। फिर यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेशन देखा था कि ग्रेजुएशन का अगर आपको आपका एम्प्लॉयर ग्रेचुटी दे रहा है तो वो पूरे अमाउंट पे टैक्स पे करोगे या कैसा पे करोगे। तो यहाँ पे हम लोग को एग्जिम्पशन लिमिट बताया हुआ है कि अगर आपको एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली टैक्सेबल है, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा वेदर आपकी कंपनी यहाँ पे जो पेमेंट मिल रहा है वो आपको कंपनी एक्ट में लाइक ग्रेचुटी एक्ट में है या नहीं है। बिकॉज अगर ग्रेचुटी एक्ट में है तो ये 3 कंडीशन है, आपको चेक करना पड़ेगा कि जब आप जॉब छोड़ के जा रहे हो तो आपका लास्ट सैलरी क्या था, लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या है आपका। उससे आपको 15 डेज का एक्स्ट्रा दूंगा उसने बोला था, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था मेंस में देखा 15 डेज का वो एक्स्ट्रा दे रहा है आपको। फिर उसके बाद CYN कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस, आपने मेरी कंपनी में कितना टाइम काम किया उससे आपको मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड बाय 26। मैंने आपको बताया यहाँ पे बताया था कि पूरे महीने में 30 डेज होते हैं लेकिन इसमें से आप 4 डेज संडे हटा दो तो 26 जितने डेज आप वर्किंग हो उतने डेज का ही हम आपको देंगे। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया, फिर एक्चुअल कितना रिसीव हो रहा है। मैक्सिमम लिमिट 20 लाख कर दिया है, इट वॉज बिफोर 29 मार्च ना 10 लाख था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है विच एवर इज लेस कौन सा है वो आपको एग्जेम्पशन से माइनस करना है। फिर नॉट कवर्ड के अंदर हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो सैलरी का मतलब भी यहाँ पे आपको बताया कि सैलरी का लास्ट ड्रॉन अगर आप ले रहे हो तो बेसिक प्लस DA होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ग्रेचुटी। अगर आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है तो फुल्ली एग्जाम है, नॉन गवर्नमेंट है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। बट मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये बहुत कम रहेगा क्योंकि बहुत कम लोग 5 साल रुकते हैं एक साथ। कोई कोई कंपनी तो अगर कवर्ड है या नॉट कवर्ड रहेगा ना, अगर दे रही है फिर भी तो वो लोग 10 साल देते हैं। इसके लिए मैंने वहाँ पे मेम्स में 10 साल वाला मेम्स दिया है, 10 साल लिखा है वहाँ पे मैंने। ठीक है, सो नेक्स्ट इज पेंशन फंड जो एम्प्लॉयर आपको देगा। अगर आपने पेंशन ड्यूरिंग द सर्विस लिया है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ड्यूरिंग द सर्विस ले रहे हो तो फुल्ली टैक्सेबल वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट, क्योंकि हमारा काम बढ़ता है, ध्यान रखना पड़ता है हमको। सेम वे एज अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड मतलब जो आप मंथली वगैरह ले रहे हो, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो, तो हम लोग को हिसाब रखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय ने कितना लिया है, एम्प्लॉय का कितना बाकी है, तो काम बढ़ जाता है उसमें। सो अनकम्यूटेड में हमेशा टैक्सेबल होगा। अगर कम्यूटेड है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा सो हम लोग को चेक करना पड़ेगा ग्रेचुटी मिला है या नहीं। तो ग्रेचुटी मिल रहा है तो दोनों बेनिफिट एक साथ नहीं देगी गवर्नमेंट, देगी तो थोड़ा कम बेनिफिट देगी इसका आपको, जैसे कि 130 एग्जाम रखा हुआ है यहाँ पे। अगर आपको पेंशन ही मिल रहा है सिर्फ ग्रेचुटी का बेनिफिट आपने नहीं लिया सो वो फुल्ली एग्जाम सॉरी हाफ एग्जाम है और हाफ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है इसके लिए वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था इसके लिए मार्केट में लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं क्योंकि कोई भी पैसा मिल रहा है वो लोग को तो एग्जाम में ही जा रहा है, पेंशन हो, ग्रेचुटी हो, लीव एनकैशमेंट हो। फिर मालूम है ना अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्प्ट है तो बाद में ही लेंगे ना हम लोग, जॉब छोड़ने के बाद ही, अभी क्यों लेंगे। प्लानिंग होता है, ये सभी लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट इज लिव एनकैशमेंट, हम लोग ने देखा था छुट्टी के दिन का भी पैसा, जिसको घर पे नहीं रहना है वो छुट्टी के दिन भी ऑफिस जाके काम कर सकता है, उसका एम्प्लॉयर उसको उसके दिन का भी पैसा देगा। उसको बोलते हैं लिव एनकैशमेंट, लीव को कन्वर्ट कराया आपने, एनकैश कराया आप बोल सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा है जैसे कि लीव पे आपको इनकैश हो रहा है तो आपको हम लोग को चेक करना पड़ेगा टैक्स पे करना है या नहीं। अगर आपने ड्यूरिंग द सर्विस ले लिया है टैक्सेबल फॉर बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन अगर अगर आप जॉब छोड़ने के बाद ले रहे हो या रिटायरमेंट के टाइम पे ले रहे हो तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट रहेगा तो लिमिट हम लोग देखेंगे। अगर ऑन द डेथ टाइप मतलब अगर डेथ हो गया फिर उसकी फैमिली को मिलेगा ना तो वो एग्जाम रखा हुआ है। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन बताया है, देखो जैसे आपको लीव मिला गवर्नमेंट तुरंत आ जाती है टैक्स डिपार्टमेंट पैसा दो करके, तो आपको एग्जामेशन कितना मिल रहा है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट 3 लाख है, कितना मिला आपको एवरेज कैलकुलेट करना है 10 महीने का,
सैलरी का मतलब क्या है, ये सैलरी का मतलब है। लेकिन यहाँ पे जब डियरनेस अलाउंस जो चाहिए मुझे कैलकुलेशन के लिए, वो इन टर्म्स ऑफ चाहिए या इन फॉर्म ऑफ बोल सकते हो आप, या पार्ट ऑफ बोल सकते हो। नॉन पार्ट ऑफ, नॉन इन टर्म्स वगैरह हम लोग नहीं लेते कैलकुलेशन पर्पज में। हम लोग ने एक सम में देखा भी था, पता है आपको? हम्म, याद है आप लोगों को? कि सैलरी का आपको बेसिक प्लस डीए जो लेना है, वो डीए इन टर्म्स होना चाहिए, नॉट इन टर्म्स हम लोग नहीं लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्प्यूट्स अगर हो रहा है कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, तो एक्ट है यहाँ पे 1947। जैसे एम्प्लॉयर आपको जबरदस्ती भगा रहा है ऑफिस छोड़ के जाओ करके, तो जैसे कॉस्ट कटिंग करते ना, अभी ऐसे भी अभी कोविड में बहुत किया है कॉस्ट कटिंग, मार्केट में लोगों को निकाला है जॉब से, कुछ ना कुछ रीजन देके। या आधे लोग ने तो बिना बोले निकाल दिया, जॉब चालू ही नहीं था, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा था, बिना बोले निकाल दिया। चालू हुआ अभी जुलाई अगस्त में, नए लोग को रख लिया। समटाइम ऐसा केसेस होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन में क्या, अगर आप किसी को टर्मिनेट कर रहे हो, एम्प्लॉई ने अगर मतलब एम्प्लॉई को तुमने टर्मिनेट किया, रीजन आप बरोबर दो उसको, कोई भी रीजन दे रहे हो लेकिन पनिशमेंट आप कर रहे हो, तो ऐसा मत बोलना कि डिसिप्लिन बरोबर नहीं था इसका, ये कुछ काम नहीं करते थे, ऐसा वैसा, बरोबर डिसिप्लिन नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हो। फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये दोनों में कॉम्पनसेट होता है यहाँ पे एक अमाउंट, भगा रहे तो, बट सब कंपनी नहीं देगी। हाँ, कोई सोचेगी तुम्हारे बारे में तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो ये सब मिलता नहीं है, पहले मिलता था। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में क्या होता है, आपको कॉम्पनसेट करेंगे, ये रिटायरमेंट आप खुद से ले लेते हो यहाँ पे, ये सिचुएशन में आप खुद से रिटायर हो जाते हो कि बस अभी मेरे को काम नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना मिला है, और मैक्सिमम 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। जैसे कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको कॉम्पनसेट किया 6 लाख रुपया, 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट में आपको 4 लाख रुपया दिया, मतलब 5 लाख से कम है, तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सब लोग सुन रहे हो ना? Yes. Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट इज बोनस। बोनस टैक्स कभी लगेगा, बोनस पे टैक्स? When it is actually received. शिफ्ट होंगे। यस, बोनस इज एक्चुअली रिसीव। तो बोनस यहाँ पे टैक्सेबल जो किया है वो रिसिप्ट बेसिस पे ही किया हुआ है। फिर नेक्स्ट इज हाउस रेंट अलावेंस। जब आपका एम्प्लॉयर आपको अलावेंसेस दे रहा है हाउस रेंट के नाम पे, आप ऑफिस में आते हो तो आप एक काम करो, यहाँ पे रेंट पे आप ले लो बाजू में, ज़्यादा दूर से आते हो आप, आना जाना नहीं हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से, तो आप लोग यहाँ पे ही रह लो करके, तो वो टाइम पे भी आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो आपको एचआरए जो दिया जा रहा है वो रेंटेड हाउस के लिए दिया जा रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा तो खुद का घर है यहाँ पे, बट आपने आपके एम्प्लॉयर को नहीं बताया, मतलब आप खुद के घर में रह रहे हो, तो ये अमाउंट पूरा टैक्सेबल होगा, आपको एग्जेम्पशन का एक भी कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन, तो एग्जेम्पशन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, अंडर सेक्शन 10(13)A में बोला हुआ है कि कितना रेंट पे कर रहे हो, 10% ऑफ योर सैलरी माइनस करो, 50% ऑफ योर सैलरी माइनस, लाइक आपको कैलकुलेशन लेना है मेट्रो के लिए। मेट्रो में क्या क्या, कौन सा सिटी आ रहा है? मुंबई, Mumbai, दिल्ली, Delhi. यस, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। उसके बाद आपको एक्चुअल कितना रिसीव है उसमें आपको चेक करना है, विच एवर इज लोअर, इसमें से जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको माइनस करना है। चाहे कितना मिला उसमें से एग्जेम्पशन कितना है माइनस करो, जो अमाउंट बचा वो मेरा टैक्सेबल है। तो सैलरी का मतलब भी बताया आपको, बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स परसेंट अगर कुछ कमीशन रहेगा तो, लेकिन डीए जो होना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ होना चाहिए या पार्ट ऑफ होना चाहिए कैलकुलेशन पर्पज के लिए, है तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सैलरी का मतलब बताया किसके लिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर सिर्फ आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो 12% ऑफ योर सैलरी आपको एग्जेम्प्ट होगा, बाकी आपको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाकी सब आपका एग्जेम्प्ट यही है। जैसे कि ओन कंट्रीब्यूशन आपका इनकम नहीं है, वो आपका एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस में हम लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। सो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का आपको याद रखना है, दैट इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ योर सैलरी। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9.5% तक वो एग्जाम्प्ट है। क्लियर हुआ ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात चल रही है यहाँ पे। सैलरी का मतलब फिर वही बताया, बेसिक डीए एंड
फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, लेकिन डीए जो होना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ होना चाहिए या पार्ट ऑफ होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखा था कि यहाँ पे अगर 10% आपको 5000 मिल रहा है तो 9.5% कितना मिलेगा, तो 4750 होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, दैट इज 250 आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मैं बोलती हूँ कि 9.5 ये जैसे कि 9% मुझे 5% 5000 मिल रहा है, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा बिकॉज 9.5% से वो कम है। क्लियर हुआ। फिर हम लोग ने एंटरटेनमेंट का डिडक्शन देखा था, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, बट कैलकुलेशन फिर भी हमने देखा था कि हम बेसिक सैलरी का 20% आपको लेना है, सिर्फ बेसिक सैलरी। हर कैलकुलेशन में हमने बेसिक डीए लिया ही है, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए हमको सिर्फ बेसिक सैलरी लेना है, वो भी 20%। उसके बाद 5000 पर एनम देखा था, और उसके बाद एक्चुअल रिसीव विच एवर इज लोअर, जो भी सबसे कम होगा वो आपको लास्ट में डिडक्शन मिल जाएगा ग्रॉस टैक्सेबल के बाद, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद। ये जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल है। फिर प्रोफेशनल टैक्स हम लोग ने देखा था। प्रोफेशनल टैक्स का अगर आपने पे किया है, आपकी सैलरी से डिडक्ट हुआ है, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो आपका इनकम हो गया। जब ये आपका इनकम हो गया तो ये क्या हो गया, परक्यूजिट। क्लियर हो गया ये। पहले टैक्स पे करने का, फिर परक्यूजिट बता के उसके ऊपर डिडक्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज सैलरी डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का। ये क्यों आया, ये इंट्रोडक्शन हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में 2 विड्रॉवल किए हैं अलावेंसेस, लाइक ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस एंड मेडिकल अलावेंस। जो आपको पहले ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस के नाम पे 19,200 रुपये मिलता था एंड मेडिकल अलावेंस 15,000 रुपये मिलता था, ये दोनों को हटा के 50,000 का अभी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। अगर वैसे भी अगर आपको दोनों मिलता ही था तो 34,200 का बेनिफिट होता था, और जिसको नहीं मिलता था ये बेनिफिट दोनों अलावेंसेस, उन लोग को तो 50,000 का पूरा बेनिफिट है। क्लियर हो गया ये। जिसको मिल रहा है उसको भी नुकसान नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा मिल रहा है 16,800 रुपये या 15,800, सॉरी। नेक्स्ट इज परक्यूजिट। मैंने आपको बताया कि ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय योर एम्प्लॉयर। आप देख सकते हो यहाँ पे जो खर्चा एम्प्लॉय को उठाना चाहिए, अगर ऐसा कोई खर्चा है जो मुझे ही करना चाहिए लेकिन फिर भी मेरा बॉस कर रहा है, तो मेरा जो एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है और जो मेरा इनकम हो रहा है उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है मॉनिटरी बेनिफिट है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो। क्लियर हुआ ये। हेलो। Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. तो बोलो, नहीं तो फिर मुझे मालूम नहीं पड़ेगा आपको समझ रहा है या नहीं। उसके बाद रेंट फ्री अकोमोडेशन है। यहाँ पे अगर आपका एम्प्लॉयर आपको खुद ही रहने के लिए दे देता है, जैसे कि उसकी जगह पे ही आपको रहने के लिए दे देता है, तो जितना भी आपका सैलरी होगा उसका 15% आपको टैक्स पे करना है। लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने खुद का जगह नहीं दिया आपको, उसने भाड़े पे लेके फिर आपको रहने के लिए दिया, तो हम लोग चेक करेंगे कि कितना रेंट पे कर रहा है, और आपका सैलरी 15% ऑफ योर सैलरी विच एवर इज लोअर, जो भी रहेगा वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर प्रोफेशनल टैक्स हम लोग ने डिस्कस किया कि डिडक्शन जो है वो प्रोफेशनल टैक्स जो है वो पहले पेड बेसिस पे है। अगर आपका एम्प्लॉयर अगर पे कर रहा है तो ये परक्यूजिट हो जाएगा, पहले उसको टैक्स बताना पड़ेगा, फिर आप उसका डिडक्शन ले सकते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, एंटरटेनमेंट के बाद। फिर उसके बाद ये हम लोग ने देखा था अलाउंसेस टैक्सेबल ऑन सेविंग बेसिस। टीसी डेली मिलता है, एकेडमिक में यूनिफॉर्म, साइंटिफिक को हेल्पर। ये आपको याद रखने का टेक्निक था, ये ट्रैवलिंग कन्वेंस डेली एकेडमिक यूनिफॉर्म साइंटिफिक और ये हेल्पर, ये 7 चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। ये जो है वो अलाउंसेस ऑन सेविंग बेसिस पे है। अगर आपने कुछ पैसा बचाया, एम्प्लॉयर ने जितना भी दिया है आपने अगर कुछ बचाया तो आपको टैक्स पे करना है। जैसे कि 1000 रुपीज़ दिया, 800 रुपया खर्चा किया, 200 बचा, टैक्स पे करो। 1000 दिया, 1000 पूरा खर्चा किया, कुछ नहीं बचाया, टैक्स नहीं लगेगा। 1000 दिया, 1200 खर्चा किया, आपने 200 आपकी जेब से खर्चा किया, वो आपके ऊपर, आपके पास ज़्यादा है, आप खर्चा करो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये अलाउंसेस उसके ऊपर था। फिर हमने ये डिस्कस किया अलाउंसेस एग्जिम्पशन अंडर सेक्शन 1014। यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन है एंड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस है।
ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के बाद मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल एम्प्लॉय है, उसको 1600 का बेनिफिट पहले मिलता था, अभी नहीं मिल रहा है, अभी इसकी वजह से रिप्लेस हुआ है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया है इसके बदले। लेकिन हैंडीकैप एम्प्लॉय जो है, जिसको 3200 पहले भी मिलता था, उसको अभी भी मिलेगा। हैंडीकैप एम्प्लॉय को 3200 पहले मिलता था, अभी भी मिलेगा, एंड 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में है। एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैंने आपको बताया, आपको एम्प्लॉयर आपको कितना भी दे, वो पूरा टैक्सेबल अमाउंट में लो, उसके बाद आप उसमें से मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन आप उसमें से माइनस कर सकते हो। तो चिल्ड्रन हॉस्टल के लिए यहाँ पे एजुकेशन के लिए 100 था, हॉस्टल के लिए 300 है। क्लियर हो गया? ये सब मिल रहा है। फिर हम लोग ने मूवेबल एसेट के बारे में देखा था। अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय को अगर कुछ ट्रांसफर कर रहा है, बेच रहा है कुछ भी एसेट, तो गवर्नमेंट को लगता है कि आपने कुछ पैसे बचाए होंगे, मार्केट में शायद ज्यादा में मिल रहा होगा, आपने कम में खरीदा, तो मतलब आपने यहाँ पे सेविंग की है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ पे? फिर हम लोग ने यहाँ पे गिफ्ट्स का देखा था। गिफ्ट जो है वो 5000 तक एग्जेम्प्ट है। फिर लीव ट्रैवल अलाउंसेस भी देखे हम लोग ने, अगर बाहर जाने के लिए दे रहा है अगर आपका एम्प्लॉय। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 4 साल के ब्लॉक में 2 बार आप घूमने जा सकते हो, जो फ्री है। यहाँ पे फैमिली के साथ जाना है, फैमिली का मतलब पता है, यहाँ पे स्पाउस उसमें आ जाएगा, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस आ जाएंगे, यहाँ पे पेरेंट्स आ जाएंगे, वो सब यहाँ पे आता है। लेकिन 4 साल में 2 साल गए तो ही। फिर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का भी सिस्टम है, आप देख सकते हो, लीव ट्रैवल अलाउंस है, कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। अगर आपने नहीं लिया 4 साल में एक बार, वो कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एविडेंस बताना पड़ेगा कि आपने इतना इतना खर्चा किया है एंड ऑल, जो भी है प्रूफ तो बताना ही पड़ेगा यार। पैसा दे रहा है अगर आपका एम्प्लॉय, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो ना कि इतना सारा खर्चा कर दिया। बिल तो बताओ। ट्रैवलिंग अगर कर रहे हो, ट्रेन से कर रहे हो तो ट्रेन का टिकट बताओ, फ्लाइट से कर रहे हो तो फ्लाइट का टिकट बताओ, कुछ तो रहेगा आपके पास। फिर यहाँ पे टैक्सेबल कैसा रहेगा वो आपको यहाँ पे सिचुएशन बताया है। जितना भी मिल रहा है उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि हमारा फॉर्मेट है बेसिक सैलरी का, सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट है। जितने भी अमाउंट्स आपको मिल रहे हैं, जितना भी अमाउंट मिल रहा है वो सब फुल्ली टैक्सेबल है। लाइक क्या, अगर फुल्ली टैक्सेबल है तो आउटर कॉलम में ले लो, कुछ एग्जाम्पशन है तो इनर कॉलम में लेके फिर आउटर कॉलम में लो उसको। ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी है, उसमें टोटल आएगा, उसमें से डिडक्शन आपको मिलने वाला है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तो सबके लिए है, एंटरटेनमेंट सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है, एंड प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर सकते हो। तो ये मेरा नेट टैक्सेबल सैलरी है। फॉर्मेट हम लोग ने देखा था, सम्स हम लोग ने किए हैं, ये सब सम्स है, ये आप लोग रिविजन करना, ये हम लोग ने किया है ऑलरेडी। लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आप लोग को मालूम पड़ेगा हम लोग ने सम किया हुआ है। ये क्वेश्चन है। उसके साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर किधर भी नेट दिया हुआ है तो आपको एड बैक करके उसको ग्रॉस बनाना है, फिर उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। एम्प्लॉयर का आरपीएफ का आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो, सैलरी का 12%। यहाँ पे मैंने डीए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे नॉट पार्ट ऑफ बोला है डीए। मैं आपको वही बता रही हूँ कि डीए का कैलकुलेशन के लिए आपको पार्ट ऑफ ही चाहिए डीएनएस अलाउंस के लिए। एचआरए का कैलकुलेशन किया हुआ है जो हम लोगों ने अभी देखा, व्हिचएवर इज लेस जो भी रहेगा वो आपको लेना है। तो ये उसका सोल्यूशन है, आप देख सकते हो। ठीक है। सो इनकम फ्रॉम सैलरी का रिविजन यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है, क्योंकि सम हम लोग ने देखे हुए हैं। यहाँ पे सम का तो अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हो, जो मैंने अपलोड किया है ऑलरेडी, क्वेश्चन एंड आंसर्स करके इनकम फ्रॉम सैलरी का। सो वहाँ पे आप देख सकते हो। रिविजन मैंने आपको पूरा लॉ जो भी है इनकम फ्रॉम सैलरी का रिविजन मैंने आपको वो करा दिया। क्लियर हुआ? अभी तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आपको अभी तक जितना भी हमने पढ़ा? क्लियर है एवरीवन?